इन द ग्रेड M20 हैज वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ। ग्रेड M20 में कितने का मिश्रण किया जाता है, ठीक है। यानी M20 जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, उसका रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड और भी क्या चीज़ें पूछा जा सकता है आपसे, उसको भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, जिससे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कर सको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए M20 का पूछा जाता है आपसे, तो M20 ग्रेड के लिए जो कंक्रीट का रेशियो लेके चलते हैं वो 1, 1.5 और 3 का लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 भाग सीमेंट होगा, 1.5 भाग यानी 1.5 भाग जो है वो सैंड होगा यानी फाइन एग्रीगेट होगा, और जो तीसरा भाग है वो कोर्स एग्रीगेट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में M20 के बजाय M15 पूछ लिया जाए, तब इसके लिए याद रखिए आप क्या होता है, 1, 2, 4 का रेशियो होता है, ठीक है। 1 to 4 का रेशियो होता है। अगर आपसे M25 का पूछ लिया जाए तब कितना आप बताएंगे, 1:2 बताएंगे आप, ठीक है। अगर आपसे M10 का पूछ लिया जाए तो M10 के लिए कितना होता है, 1, 3, 6 का रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है। 1, 3, 6 का रेशियो लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, एग्ज़ाम में इन ग्रेड में से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है बट आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एज पर IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट के लिए दिया गया है वो वैल्यू कितना दिया, 8.5 दिया, यानी सिग्मा CBC का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। सिग्मा CBC से डिनोट किया जाता है इसे, तो सिग्मा CBC का वैल्यू दिया गया है कितना, 8.5 मेगा MPa कहिए या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कहिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है, मॉड्यूलर रेशियो पूछा गया है। तो देखिए कोई भी कंक्रीट का ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए सिग्मा CBC का वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बस मॉड्यूलर रेशियो को हिंदी में बोलते हैं मापांक अनुपात बोलते हैं। तो मापांक अनुपात आपसे पूछा गया, यानी स्मॉल m का वैल्यू आपसे पूछा गया। एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूँ। IS 456/2000 के अनुसार कार्यकारी प्रतिबल विधि का उपयोग करके कंक्रीट में बंकन के कारण अनुमन्य संपीड़न सामर्थ्य सिग्मा CBC बराबर 8.5 मेगापास्कल के लिए M25 ग्रेड के कंक्रीट का मापांक अनुपात कितना होगा। कंक्रीट का मापांक अनुपात कितना होगा, यानी मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंक्रीट कितना होगा, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन में आपको M25 ग्रेड दे दिया गया है और M25 ग्रेड के लिए सिग्मा CB का वैल्यू 8.5 मेगापास्कल होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है। आपको मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू पूछा गया है, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला पे याद कर लीजिए, 280 बटे में 3 सिग्मा CBC, 280 बटे में 3 सिग्मा CBC, यहीं पर आपको वैल्यू पुट कर देना है,
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा CBC। सिग्मा CBC का वैल्यू कितना है 8.5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा 10.98, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी कितना होगा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है 10.98। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइबर्स यूज्ड इन RCC आर आल्सो कॉल्ड एज। फाइबर्स यूज्ड इन FRC, सॉरी यहाँ पर FRC होना चाहिए। ठीक है FRC आर आल्सो कॉल्ड एज। FRC का मतलब क्या होता है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। यहाँ पे गलती से RCC है, क्या होना चाहिए FRC। तो देखो यहाँ पर FRC होना चाहिए। FRC का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट FRC। ठीक है, तो FRC क्या होता है देखो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होता है। ऑप्शन ए सही है। FRC होता क्या है देखिए, जब कंक्रीट में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे फाइबर जिसे बोलते हैं, फाइबर डाल करके उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, उसे फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट में जब कोई क्रैक्स होता है उसे रोकने के लिए और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें जो फाइबर डालते हैं, फाइबर का मतलब क्या है इस्पात भी हो गया, इस्पात जैसे हो गया, एस्बेस्टस हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, नायलॉन हो गया, नारियल हो गया, कांच हो गया, ये सब फाइबर्स हैं। ठीक है, इनको डाल करके हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बनाते हैं। FRC जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट corrosion of steel reinforcement in RCC structure the pH value of concrete should be। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, हिंदी में इसका पहले मतलब समझ लीजिए। RCC संरचनाओं में इस्पात प्रबलन के संक्षारण को रोकने के लिए कंक्रीट का pH मान कितना होना चाहिए। pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट, देखिए जब भी हम RCC के लिए कंक्रीट तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसके क्यूरिंग के लिए या उसमें जो एग्रीगेट होता है उसके क्लीनिंग के लिए हमेशा साफ पानी का यूज करना चाहिए। पानी हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कंक्रीट के लिए जो पानी यूज हम करते हैं वो अम्ल, क्षार, चिकनाई, तेल या कोई भी जैविक अशुद्धियाँ ये सब उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, pH पानी का जो pH मान होता है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू याद रखेंगे जो मैंने भी बताया कि पानी का pH मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा क्षारीय पानी है, ठीक है, तो उसका यूज हम RCC में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाईली अल्कालाइन ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड फॉर PPC एंड RCC स्ट्रक्चर एज पर IS कोड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IS कोड द्वारा यहाँ पे पूछा गया है। उसके हिसाब से बताइए
कि पीसीसी और आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेके चलना चाहिए। पीसीसी और आरसीसी दोनों के लिए पूछा गया है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीसी, ठीक है, पीसीसी के लिए M15 ग्रेड कंक्रीट कम नहीं होना चाहिए। M15 ग्रेड का कंक्रीट इससे कम नहीं होना चाहिए। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए M15 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। आरसीसी की बात किया जाए तो आरसीसी के लिए M20 के ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। कहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया प्री रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ठीक है, तो वहाँ पर यानी जिसे पूर्व प्रबलित कंक्रीट बोलते हैं, M30 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो पीसीसी के लिए M15 और आरसीसी के लिए M20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका सही है, M15 एंड M20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाय IS 456/2000 फॉर एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्सिंग स्टील आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि लिमिट स्टेट मेथड से आप बताइए कि कंक्रीट और स्टील का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कितना होता है। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं आंशिक सुरक्षा गुणांक। कंक्रीट और स्टील के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे हमेशा ये चीज़ आप, कंक्रीट के लिए अगर लिमिट स्टेट मेथड में बात करें तो 1.5 होता है, और स्टील के लिए अगर बात किया जाए तो 1.15 होता है। ये लिमिट के लिए है, ये लिमिट के लिए है। अगर यही वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन आ जाता तो कंक्रीट के लिए हम 3 लेके चलते हैं और स्टील के लिए 1.78 लेके चलते हैं। ये सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में लिमिट स्टेट से पूछा गया था, तो कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की जाए तो कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78। अगला क्वेश्चन है, इन द फाइबर reinforced concrete if the fibers are not dispersed properly then the resulting problem is called as। फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहते हैं। देखिए, फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो उसको वहाँ पर जो समस्या होगा उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुलिकायन। गुलिकायन और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बालिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बालिंग का डेफिनेशन यही है कि जब फाइबर यानी FRC में फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसे बालिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली। M10 ग्रेड की कंक्रीट के लिए क्या रेशियो लेके चलते हैं। मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि 1:3:6 लेके चलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है आपका। What shall be the minimum grade of concrete for reinforced concrete work
इसको भी मैंने अभी जस्ट बताया कि आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो M20 होता है। ऑप्शन डी सही है, आरसीसी के लिए M20 याद रखेंगे हमेशा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रैप्चर यानी FCR एंड कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज गिवन बाय। देखो FCR और CK में क्या रिलेशन है, याद रखेंगे इस चीज को। मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला होता है FCR बराबर क्या होता है 0.7 अंडर FCK, 0.7 अंडर FCK। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। ये आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने का फॉर्मूला है 0.7 अंडर FCK, जहां पर FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि M15 के लिए 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है, M20 के लिए 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ग्रेड के बाद जो संख्या लिखा होता है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और FCK का रिलेशन पूछ लिया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे EC से डिनोट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया है, क्या होता है 5000 अंडर FCK। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है 5000 अंडर FCK। अगला क्वेश्चन है, द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड। अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में, अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है, फिलर ज्वाइस्ट। याद रखेंगे, फिलर ज्वाइस्ट उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए कंक्रीट जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है। मान लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके पूरे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होता है या 1/10 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। इसे परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी। तो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10% होता है, या 10% को आप कह सकते हैं 1/10। कंक्रीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंक्रीट कुछ स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन बी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस।
स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक उसके पराभव प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। और चौथा स्टेटमेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक उसके चरम प्रतिबल पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन पहला स्टेटमेंट जो है और चौथा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट है। कौन कौन से, पहला और चौथा। क्यों करेक्ट है, फिर से इसको समझते हैं, पहला स्टेटमेंट और चौथा। पहला स्टेटमेंट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फॉर स्टील। स्टील के लिए जो सुरक्षा गुणांक है उसके यील्ड स्ट्रेस पर डिपेंड होता है। बिल्कुल करेक्ट बोला इसने कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील होता है, जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हमेशा यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। और चौथा ऑप्शन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट। कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं देखो स्टील की बात किया जाए तो इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड होता है, यील्ड स्ट्रेस पे, ठीक है। अगर कंक्रीट की बात किया जाए तो अल्टीमेट स्ट्रेस पे होता है। ये अल्टीमेट कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिपेंड करता है और स्टील यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, उसके बेस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन ऑफ एन अंडर एनफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की जा रही है और अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन की बात की जा रही है। देखो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझ लो तब आगे हम लोग स्टेटमेंट पे चलेंगे। ये अंडर रेनफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम भी कह सकते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टील है, स्टील कम प्रोवाइड किया गया है। एक सीधी सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड स्टील कम प्रोवाइड किया गया है, या ऐसे कह सकते हैं कम प्रोवाइड किया गया है, या स्टील की जो स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, वो जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या केस कंडीशन और हो सकता है, इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका होता है वो स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। जिस एरिया में फेल होता है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है, तो स्टील जोन में, टेंसाइल जोन में ये जल्दी फेल होगा, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट है द न्यूट्रल डेप्थ विल बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। कह रहा है कि न्यूट्रल डेप्थ जो है वो बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा है, गलत कह रहा है। स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। ये बिल्कुल करेक्ट बोला है कि टेंशन में जो स्टील का स्ट्रेस है वो अपने परमिसिबल वैल्यू के बराबर जल्दी से पहुंच जाएगा, यानी वो अपना स्ट्रेस जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। जब स्टील तनाव में है तब यह अधिकतम अनुज्ञेय मान पर पहुंचेगा, इसका मतलब ये है। तो ये ऑप्शन सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही सही है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। बिल्कुल सही कहा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से तो कम होगा ही।
चौथा स्टेटमेंट है द कंक्रीट ऑन टेंशन साइड इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट। गलत कह रहा है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कंक्रीट जोन का यूज नहीं करेंगे, स्टील जोन का यूज करते हैं। जिसमें वो फेल होता है उसी एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लेके चलते हैं। यानी स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है, तो इसके लिए ऑप्शन डी है, डी इज करेक्ट। इसमें सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल कंसीडर्ड फॉर। अभी मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, तो 1.50 होता है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि कंक्रीट का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.50 होता है और स्टील का पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.15 होता है। पार्शियली की बात की गई है, पार्शियल हमेशा लिमिट स्टेट मेथड में यूज किया जाता है। केवल सेफ्टी फैक्टर की अगर बात की जाती तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आ जाता, तब कंक्रीट के लिए 3 लेके चलते हैं और स्टील के लिए 1.78 लेके चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसीज, देखो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट, ऑप्शन डी सही है, रिइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। 18 क्वेश्चन, कंक्रीट इज ए/एन मटेरियल, इलास्टिक है कि प्लास्टिक है, ब्रिटल है कि डक्टाइल है। देखिए कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। यह एक ऐसी मटेरियल है जिसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल में कुछ इनर्ट मटेरियल को मिला करके बनाया जाता है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 होता है। ठीक है, तो कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है, एक ब्रिटल मटेरियल है, इलास्टिक प्लास्टिक और डक्टाइल नहीं होता है। ये भंगुर, जिसे हिंदी में बोलते हैं भंगुर पदार्थ होता है ये। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 457/2000 द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विल बी। आपको यहाँ पे पूछा गया है फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैंने 2 फॉर्मूले बताया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर का। ये 2 फॉर्मूला बताए हुए। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK। FCK का वैल्यू कितना दिया गया है? 25। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0.7 इंटू 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।